हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2022 का पेपर 1 का सेक्शन 2, जिसमें हमारे पास मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। आई होप तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड तुम जेई एडवांस की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो से तुम्हें सीखना है। बेसिकली तुम यहाँ सीखने आए हो, सीख के जाना कुछ ना कुछ। अगर एक क्वेश्चन भी देख रहे हो तो उसका पूरा सॉल्यूशन देखना, किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जेई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन है, सिर्फ तुम रट्टा मार के जाओ एंड कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में तुम्हें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 है जो तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एंड उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, तब और ज़्यादा सीखने को मिलेगा तुम्हें। देखो, एक इंटीग्रल गिवन है एंड इंटीग्रल के फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 है, जहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी है एंड ए की वैल्यू उन्होंने बोली है -इन्फिनिटी से 0 हो सकती है या फिर 1 से इन्फिनिटी हो सकती है। फिर बोला है कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, जिसमें हमें एक प्रॉपर एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। उस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो log x गिवन है बेस ई के साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि log x गिवन है एंड यहाँ 1/x भी गिवन है एंड मुझे मालूम है कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो सब्सटीट्यूशन होगा। log x को ही सब्सटीट्यूट करेंगे अल्टीमेटली, लेकिन उसमें भी अच्छे से देखें तो यहाँ पे नीचे वाला log के पावर 3/2 है एंड ऊपर वाले पे 1/2 है। मतलब log x का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वहाँ से भी पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे की पूरी क्वांटिटी को t मान सकते हैं। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि इस पूरी क्वांटिटी को जब मैं t मान ही रहा हूँ एंड इस पूरे क्वांटिटी पे समथिंग का स्क्वायर है एंड a एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिंस मुझे t अज्यूम ही करना है तो मैं इस पूरे क्वांटिटी को t मान लेता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये a फालतू का बाद में इंटीग्रेशन में परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, a माइनस log x बेस ई इसकी पावर 3/2, इसको मान लो t, इसको मान लिया t, डिफ्रेंशिएट कर दो -3/2 इंटू लॉग एक्स बेस ई की पावर 1/2 इंटू 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। चेन रूल लगा दिया हमने। अब यहाँ से मुझे दिखेगा log x बेस ई की पावर 1/2, ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, अपॉन x डिनोमिनेटर में है, इंटू डी एक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इधर आ जाएगा -2/3 इंटू डी टी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारे के सारे सबको सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। -2/3 इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी टी लिख देता हूँ मैं, और नीचे ये पूरा का पूरा क्वांटिटी टी था उस पर पावर 2 है तो टी स्क्वायर। अभी लिमिट चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो हमने सब्सटीट्यूशन किया था। मुझे मालूम है x की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है, e तक। जब x को मैं 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब x को मैं e डालूंगा तो log e 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर एनीथिंग 1 रहेगा, तो ये t की वैल्यू हो जाएगी a-1। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 दी हुई है। बस ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जेई एडवांस के लेवल का भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग क्लास में यार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1/t² का डिफ्रेंसिएशन -1/t एंड इधर -2/3 पहले से है, a से a-1 इज इक्वल टू 1 गिवन है। माइनस माइनस को ख़त्म किया हमने, 2/3 लिखा, इसको लिखा 1/a-1 -1/a इज इक्वल टू 1। अब ये छोटा सा इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है a-1 अपॉन a इंटू a-1 इज इक्वल टू 3/2। ऊपर 1 आ जाएगा तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू a² माइनस 3a, तो यहाँ से यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3a² - 3a - 2 की वैल्यू 0। यहाँ से वी विल गेट a, और a ही निकालना था, -b प्लस माइनस √b² -4ac। 4ac कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 6। तो यहाँ से यू विल गेट a की वैल्यू 2 3 प्लस √33/6 3 माइनस √33/6। अब उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, देख लो।
उसके पहले हम क्या करेंगे, जो उन्होंने बोला है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 या फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच में ए है, तो चेक कर लेते हैं कहीं कोई ए रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो √33 की वैल्यू 5 से 6 के बीच में कुछ होगी, 5 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग, उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 1 से तो बड़ा ही होगा, मतलब ये वाला चलेगा। 5 पॉइंट समथिंग में से 3 माइनस कर दिया तो -2 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में एक नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर तो ले ही रहे हम लोग, तो ये भी आएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों ए पॉसिबल हैं एंड दोनों इर्रेशनल है। तो अब सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। बोला है नो ए सेटिस्फाइज, ये गलत ऑप्शन है। इंटीग्रल ए नहीं हो सकता है। एन इर्रेशनल नंबर यस, मोर देन 1 ए यस। तो सी एंड डी ऑप्शन हमारा सही है एंड इस क्वेश्चन को हम लोग इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था एंड ये बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बोला है A1 A2 A3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये AP है जहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया उन्होंने एट, मतलब इस AP के बारे में सब कुछ दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला है कि एक सीरीज है T1 T2 T3 जिसमें T1 की वैल्यू उन्होंने दी है, बाकी सारे टर्म की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन एक रिलेशन दिया है Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू An। और इस टाइप का रिलेशन हम लोगों को यूज करने बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्या यूज होता है? टेलीस्कोपिक। ये तो डायरेक्टली उन्होंने टेलीस्कोपिक लिख के दे दिया, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखोगे ऑप्शन में तो T20 T30 समेसन ऑफ टी के समेसन ऑफ टी के, मतलब अल्टीमेटली आवर गोल इज टू फाइंड Tn। तो देखो Tn+1 माइनस Tn की वैल्यू गिवन है An। n को जब मैं 1 पुट करूँगा ये आएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू A1। जब मैं n को 2 पुट करूँगा तो ये आएगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू A2। जब मैं n की वैल्यू को 3 पुट करूँगा ये आएगा T4 माइनस T3 इज इक्वल टू A3। एंड इसी तरीके से जिस दिन मैं n की वैल्यू n पुट करूँगा ये आएगा Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू An। इन सब का मैं सम निकालता हूँ। क्यों सम निकालता हूँ? क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक AP का सम है। इस साइड तो आने वाला है A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल An जो मुझे मालूम है, एंड इस साइड जो आने वाला है तो यहाँ पे तुम देखोगे कटेगा, है ना, बचेगा कौन फिर? बस Tn+1 एंड T1। अच्छा T1 की वैल्यू तो गिवन है, T1 इज़ 3, T1 इज़ 3, तो भाई Tn+1 इज इक्वल टू 3 प्लस A1 प्लस A2 प्लस An भी तो मालूम है मुझे, n/2 2A1 2A1 A1 की वैल्यू कितनी दी है 7, 2A1 का मतलब 14 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 आई गेस। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, 3 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय ये 7 हो जाएगा, ये 4n-4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी गॉट 3 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3n। दिस इज सेम एज Tn+1। सो Tn+1 वी हैव गॉट 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। अब देखो यार इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है। 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, Tn का वैल्यू क्या निकला है Tn+1 का, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता था। 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, ये वैल्यू आया Tn+1 का 4n स्क्वायर प्लस 3n। अब देखो मुझे T20 निकालना है तो n की वैल्यू मैं 19 पुट करूँगा, n की वैल्यू मैं 19 पुट करूँगा तो आ जाएगा T20 निकालने के लिए 4 इंटू 19 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 19 प्लस 3, तो ये तो आ गया 60, है ना, ये 60 आ गया, 3 कॉमन ले लिया तो 19 प्लस 120। तो उसके बाद 19 स्क्वायर कितना होता है? 19 स्क्वायर होता है 361, तो ये आ गया अल्टीमेटली वी हैव गॉट 4 मल्टीप्लाइड बाई 361 प्लस 60। 4 मल्टीप्लाइड बाई 360 मुझे करना है 361, तो वो आएगा यार 4 1 जा 4 4 14 1444 प्लस 60, ठीक है। तो प्लस 60 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 1504।
और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1604, गलत है, ऑप्शन 1 गलत है। सी ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे टी एन प्लस वन की वैल्यू अच्छे से मालूम है, 4n² प्लस 3 टाइम्स n प्लस वन। एन की वैल्यू मैं 29 रखूँगा तो ये 30 बनेगा। 4 इंटू 29² प्लस 3 इंटू 30, तो इधर तो 90 आ चुका है। मुझे अब 29² कैलकुलेट करना पड़ेगा। 29 इंटू 29 कितना आएगा हमारा, 841। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 841। अब 841 में मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3364 प्लस 90। तो 3364 प्लस 90 जब मैं करूँगा तो ये बन जाएगा 3454। 3454 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। अब हमारे पास दो चीज़ें बची है, टी के का समेसन के इज इक्वल टू 1 से 20 तक। तो ये बोलना चाह रहा है T1 प्लस T2 प्लस T20 की वैल्यू बताओ। अब देखो यार, हमारे पास जो बना है ना Tn+1 बना है, तो Tn+1 मालूम है मुझे। T1 का सम चाहिए, तो n की वैल्यू 0 से शुरू होगी एंड उसके बाद आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, Tn+1 मुझे मालूम है ना, तो मैं Tn+1 से Tk निकाल लेता हूँ। Tn+1 इज 4n² प्लस 3n प्लस 3। n के जगह मैं डाल देता हूँ k-1। n के जगह मैं k-1 डालूंगा तो k-1 प्लस 1 Tk बन जाएगा एंड ये बन जाएगा 4 इंटू k-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू k-1 प्लस 3। ओके, तो यहाँ से वी विल गेट डायरेक्टली Tk। Tk कितना आ गया, 4 इंटू k² प्लस 4 माइनस 2k तो माइनस 8k प्लस 3k, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो Tk की वैल्यू आ चुकी है 4k² माइनस 5k प्लस 4, 4k² माइनस 5k प्लस 4। तो Tk की वैल्यू आ चुकी है 4k²। अगर मैं Tk का समेसन निकाल लूँ, k इज इक्वल टू 1 से n तक, मैं एक ही बार में n तक निकाला, तो आंसर कितना आएगा, k² का समेसन n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 माइनस 5 इंटू n+n+1 अपॉन 2 प्लस 4n आ जाएगा। हो गया। अब तुम्हें n की वैल्यू एक बार क्या पुट कर देनी है, 20, और एक बार n की वैल्यू 30। तो चेक कर लेना कौन सा आंसर सही आएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन इजी था, मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बस कैलकुलेशन वाइज मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं जेईई एडवांस 2022 का, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई ने पहली बार पूछा है, मतलब ऐसा होता है ना एक ट्रिवियल अप्रोच जो हमें ऑलरेडी मालूम होता है लाइन्स एंड प्लेन्स का, उस टाइप से चीज़ें नहीं पूछी गई है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कम करवाया गया है यहाँ पे प्योर मेंटल है ना, तो प्योर मेंटली हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो, दो प्लेन है, बोला है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन इनमें से कैन बी, ये इम्पोर्टेंट है ना, कैन बी एन एज of some tetrahedron whose two faces lies on P1 and P2। मतलब P1 एक प्लेन है, पहले तो मैं टेट्राहेड्रन का लाइन बना देता हूँ, ठीक है। मान लो सपोज दिस इज अ टेट्राहेड्रन, दिस इज अ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो से डॉटेड लाइन ले लो, मान लो कुछ तो ये टेट्राहेड्रन है, ठीक है। जहाँ पे मान लेते हैं ये एक प्लेन है साइड वाला, ठीक है, एंड एक और प्लेन में दिखा देता हूँ, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द प्लेन, ठीक है, जो नीचे है, ठीक है, एंड वो वाला उधर से साइड में है, ये भी गिवन है। ओके, अब तुम्हें शायद फील हो जाए थोड़ा सा, ये बस डायग्राम इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा फील हो जाएगा। ओके, सो लेट्स से दिस प्लेन इज P1 एंड ये वाला प्लेन इज P2। अब बोला है कि भाई दो प्लेन है, दो प्लेन से टेट्राहेड्रन कोई तो बनेगा, उसके कितने एज होंगे, देखो, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, पाँच एज, छः एज। इन छः में से कोई, इन लाइन में से कोई हो सकता है क्या, और कौन कौन हो सकता है ये पूछा है। सबसे पहली बात तो सारी लाइंस पे कुछ पॉइंट है, मुझे कॉन्सेप्चुअली मैं बताऊंगा कैसे सोच रहे हैं।
सबसे पहले तो जो पॉइंट है मैं देख लेता हूँ कौन कौन से लाइन पे जो पॉइंट है स्पेशल पॉइंट वो प्लेन पे ही लाई करता है, मतलब कौन कौन सा लाइन ऐसा है जो प्लेन को कट करके जा रहा है। तो मैंने वन, देखो सबसे पहला थॉट, उससे पहले भी मैं ये सोचूंगा कि यार ये एक एस तो ये है, पार्शियल मार्किंग है ना, तो ये तो सोच ही सकते हैं कि एक एस तो P1 P2 का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वही आएगा। अच्छा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उससे डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ अपना इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब जब N1 क्रॉस N2 निकालेंगे ना आई जे के से, तो जो डायरेक्शन आएगा हमारा, ऐसा कोई भी लाइन नहीं दिया हुआ है जो उसको सेटिस्फाई करे। कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। 10 15 12 -2 5 4। अब ये जब मैं कैलकुलेट करूँगा, आई कैप मल्टीप्लाइड बाय लेट से 15 4 जा 20 60 0 आ गया, माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 24 प्लस के कैप आ गया तुम्हारा 50 प्लस 30 70। तुम्हें दिख रहा है ऐसा कोई भी नहीं है। जब ऐसा कोई भी नहीं है इसका मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस बार जेई वालों ने थोड़ा सा चालाकी किया, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिया ही नहीं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिमाग लगाने नहीं आता है तुम पार्शियल मार्किंग भी नहीं ला सकते हो। तो अब हमने सोचा कि यार तुम्हें सोचो कोई भी एज, क्या दोनों प्लेन के पैरेलल हो सकता है? मतलब लेट्स से यू हैव गॉट अ प्लेन एंड इसके पैरेलल एक लाइन है, क्या ये इस प्लेन कंटेनिंग टेट्राहेड्रन का एज हो सकता है? एक केस में हो सकता है। कौन से केस में? डेट केस इज अगर ये पैरेलल है तो ये दिस शुड लाई ऑन दिस प्लेन, है ना। अगर वो पैरेलल है तो डेट शुड लाई ऑन डेट प्लेन। ओके, एक कंडीशन। दूसरी बात, अगर नॉन पैरेलल है, मतलब ना P1 के पैरेलल कोई प्लेन है ना P2 के पैरेलल कोई प्लेन है, दिस मीन्स डेट, सॉरी लाइन है, दिस मीन्स डेट लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद द प्लेन। एंड बस हमें ये चेक करना है कि जो भी लाइन है अगर वो कोई एक एंगल बना रहा है तो बस वो लाइन इंश्योर इतना हो जाए कि डेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू और इंटरसेक्टिंग दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि अगर कोई लाइन है जो लेट से P1 एंड P2 दोनों के पैरेलल नहीं है ना, लेट सपोज दोनों के पैरेलल नहीं है, तो लाइन ऐसा भी हो सकता है जो मैं अभी बना रहा हूँ, तो ये टेट्राहेड्रन का एज हो सकता है। लेकिन अगर वो लाइन ऐसा हो गया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कट करके ऐसे जा रहा है दो प्लेन के बीच में, लेट से इस टाइप का सीन दिख रहा है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसी को कट करते हुए एक लाइन जा रहा है, तो ये भी तो इस प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये एज नहीं हो सकता है ना। तो फिर वो चेक करना पड़ेगा। अगर पैरेलल नहीं है तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कभी कट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थ्योरी है, ये थ्योरी को हम ये सोचते हैं कैसे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1,1। क्या 1,1,1 किसी प्लेन पे है? तुम्हें पता चलेगा -2 + 5 3 + 4, इस पे नहीं है, P2 पे नहीं है। 10 + 15 + 12 60 नहीं आएगा, तो P1 पे भी नहीं है। मतलब ये A वाला पे एक भी पॉइंट नहीं है जो P1 P2 पे, मतलब A 1,1,1 पॉइंट कहीं रैंडम ही हवा में। ओके, नेक्स्ट इस पे जो पॉइंट है 6,0,0 6,0,0 P1 पे है, P2 पे नहीं है, ठीक है। तो P1 पे है, P2 पे नहीं है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट यहाँ पे है? ये एक पॉइंट हो सकता है 6,0,0 जो P1 पे है, P2 पे नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, मतलब मैं एक बस विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे 0,4,0 एंड 0,4,0, मतलब ये 0,4,0 वाला दो लाइन गिवन है, तो 0,04,0 0,4,0 ये P1 पे है, 0,4,0 ये P2 पे भी है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो P1 P2 दोनों पे, तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। चलो बाहर वाला ही मान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट 0,4,0 जो दोनों पे है। वाओ, इसका मतलब ये हुआ
कि सबसे पहले ऑप्शन सी एंड डी ही चेक करना चाहिए। क्यों सी एंड डी चेक करना चाहिए? क्योंकि सी एंड डी पे जो पॉइंट है वो दोनों ही प्लेन पे है। तो दोनों ही प्लेन पे है तो अब क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि अब मैं अगर ये चेक कर लूँ कि ये दिस पासिंग थ्रू 0,4,0 मतलब प्लेन से तो पास कर ही रहा है, एंड अगर ये इसका डायरेक्शन वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट जीरो हो जाए, डायरेक्शन वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट जीरो हो जाए, एंड वी हैव ऑल्सो क्लेम्ड दैट कि इस लाइन पे एक पॉइंट है जो प्लेन पे ही है, तो हम क्लेम ये कर देंगे कि वो जो लाइन है वो पूरा प्लेन पे है ना? वो जो लाइन है वो पूरा प्लेन पे है। ठीक है, ओके। और अगर लाइन प्लेन पे रहेगा, लाइन प्लेन पे रहेगा तो वो एज हो सकता है, क्योंकि लेट से ये लाइन प्लेन पे है तो ये एज हो सकता है, ये लाइन प्लेन पे है तो ये एज हो सकता है, ये लाइन प्लेन पे है तो ये एज हो सकता है। ये तो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बचा सिर्फ ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 1, -2, 3 का डॉट लिया पहले वाले से, 1, -2, 3 डॉट लिया, 0 आया क्या? नहीं आया। P1 के तो पैरेलल नहीं है, मतलब ये वाला एज नहीं हो सकता है वो लाइन। ओके, 1, -2, 3, 1, -2, 3, ये 0 आ गया, P2 के पैरेलल आ गया। दिस मीन्स D वाला जो लाइन है ना, एग्जैक्टली ये वाला लाइन हो सकता। दिस कैन बी वन ऑफ द एज जो 0,4,0 से पास भी कर रहा है, एंड ये एज हो सकता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, -2, 5, 4, -2, 5, 4, -2 से -20 बनेगा, 5 से 75 बनेगा, 4 से बनेगा 48। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, P1 के पैरेलल नहीं है। ओके, सिमिलरली सेकेंड प्लेन पे डालो, सेकेंड प्लेन पे डालेंगे तो -2, -2 +4 और बाकी सब तो पॉजिटिव हो गया, तो P2 के पैरेलल भी नहीं है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर रहा है, जो मैंने वो केस बताया था तुम्हें। ना ही P1 के पैरेलल है ना ही P2 के पैरेलल है, बस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड किसी एंगल पे ही पास कर रहा है, ऐसा कुछ लाइन है, तो उसका एज नहीं होगा, कभी एज नहीं हो सकता है ना। तो सी ऑप्शन कांट बी द आंसर, सी ऑप्शन कांट बी द एज। ठीक है, अब ए एंड बी में बी वाले पे भी एक पॉइंट था जो इस पे है, तो 6,0,0 किस पे है? 6,0,0 P1 पे है खाली, P2 पे तो है ही नहीं। इसका मतलब P2 पे नहीं है एंड P2 के पैरेलल खाली चेक करना है मुझे। P1 पे है तो P1 के पैरेलल अगर हो गया तो मैं बोल दूंगा एज हो सकता है। -5, 2, 3, -5, 2, 3, 0 नहीं आया, मतलब ये जो दो पॉसिबिलिटी था ना, ये दोनों अब नहीं होगा, ये दोनों एज नॉट पॉसिबल है 6,0,0 से। अच्छा, एक और चीज़, -5, 2, 3 से, -5, 2, 3 से इससे भी पैरेलल नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन वाला लाइन है ना, वो ना ही P1 के पैरेलल है, ओके, ना ही P2 के पैरेलल है, ठीक है, एंड ना ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ओके, दिस मीन्स वो कैसा लाइन होगा? वो कुछ इस टाइप का लाइन होगा, और इस टाइप का लाइन इज लाइक दिस लाइन, ये जो एज है। अब ये एज तो हो ही सकता है, ये दिस कैन बी पॉसिबल। ठीक है, बी ऑप्शन भी आ गया। अब ए ऑप्शन में देखो 1,1,1 ना ही P1 पे ना ही P2 पे, कहीं हवा में है। ठीक है, एंड 0,0,5 मतलब इसके पैरेलल भी नहीं है, इसके पैरेलल भी नहीं है, तो कहीं हवा में है और इसके पैरेलल भी नहीं है, उसके पैरेलल में नहीं है, तो वो तो हमेशा एज हो सकता है। ठीक है, ये तो शुरुआत में हमने ये सीखा कि ये पॉसिबिलिटी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था, तो सिर्फ तुम्हें विजुअलाइजेशन करना था और कुछ नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज के बाद ये एक थियरी भी बना लो एंड जो नए बच्चे हैं वो इस थियरी को रट लो। बोला एस बी द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। एक प्लेन है, इधर एस है, इधर क्यू है, ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है इस प्लेन पे। एस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड एस आर, क्यू का पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्यू का पोजीशन वेक्टर है 10, 15, 20। एस का पोजीशन वेक्टर अल्फा, बीटा, गामा।
उसके बाद अल्फा बीटा में रिलेशन पूछा है। लेकिन जो प्लेन का इक्वेशन गिवन है ना वो कुछ अलग तरीके से गिवन है। ये तरीका किसी किसी बुक में तुम्हें मिलता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, ऐसा कुछ लिखा है ना, तो ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे पता चलेगा वो प्लेन क्या है, तो इसके मल्टीपल मेथड बताता हूँ। एक मेथड इज, तुम याद रख लो कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन विल बी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज ए पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मालूम है, नॉर्मल वेक्टर मालूम है, तो प्लेन आ जाएगा। दूसरा मेथड इज आर माइनस ए वेक्टर लिखोगे तो आएगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। अब देखो आर माइनस ए वेक्टर तो एक वेक्टर है, किसी एक वेक्टर को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर लिखा, इससे मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ, आर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, मतलब ये तीनों वेक्टर को प्लेनर होंगे, यहाँ से भी प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड इज, मैं क्या कर दूँ, आर को लिख दूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब कुछ नहीं आता है तो इतना तो कर ही सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड में जो रिलेशन आएगा वो प्लेन का होगा। एंड इधर जो भी वेक्टर गिवन है वहाँ भी समथिंग इंटू आई कैप, समथिंग इंटू जे कैप, समथिंग इंटू के कैप है। मतलब यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू जो है वो दो चीज़ें हैं जिनको मुझे एलिमिनेट करना है। एंड इक्वेशन कितने बनेंगे एक्स वाई जेड के, तीन तीन, एक्स को इक्वेट करूँगा, वाई को इक्वेट करूँगा, जेड को इक्वेट करूँगा, तो वहाँ से मैं लैम्डा एंड म्यू को एलिमिनेट कर दूंगा, तो उससे एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगा, वो एक प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो तुम्हें जो पसंद है उससे करो। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके तो आंसर आ जाएगा फटाफट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले लिख लेता हूँ। कांस्टेंट वाला खाली के कैप आएगा देखो, और हर जगह टी पी, तो खाली एक वन के साथ के कैप आएगा, प्लस टी के साथ क्या क्या आ रहा है, प्लस टी के साथ आएगा जे कैप प्लस के साथ एंड आई कैप माइनस के साथ, माइनस के साथ आई कैप, जे कैप प्लस के साथ, के कैप आएगा ही नहीं टी के साथ। देन पी के साथ क्या क्या आएगा, पी के साथ माइनस आई कैप आएगा एंड उधर से प्लस के कैप आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये बन गया आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस न्यू सी में नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, आई जे के, -1 1 0, -1 0 1, तो ये बन जाएगा आई कैप तो 1 -0 1, माइनस जे कैप में ये कटा -1 इंटू 1 -1 -0 बचा उधर, प्लस के कैप में क्या बचता है देखो, प्लस के कैप में इसको हटाओ, -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1, तो -1 प्लस 1, तो ये बन गया तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, तो नॉर्मल वेक्टर बहुत ही प्यारा सा आया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सम डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस प्लेन पे एक पॉइंट तुम्हें मालूम है 0,0,1, ठीक है। तो 0,0,1 इसमें पुट कर दो, जैसे ही 0,0,1 पुट कर दोगे इज इक्वल टू डी, ठीक है। किधर भी ले लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो डी की वैल्यू तुम्हें दिखेगा 1 आ जाएगा डायरेक्टली, डी का वैल्यू तुम्हें 1 आ गया, इसका मतलब तुम्हारे पास जो प्लेन आया वो आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0 प्लेन आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल है, 10, 15, 20 आई गेस ये 3 पॉइंट है, ये क्यू है तो ये एस है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो फॉर्मूला लगा दो मिरर इमेज का, अल्फ़ा -10/1 इज इक्वल टू बीटा -15/1 इज इक्वल टू गामा -20/1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -1/a² प्लस b² प्लस c²। तो अल्फ़ा -10 इज इक्वल टू बीटा -15 इज इक्वल टू गामा -20 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 20 10 30 30 10 40 45 -1 44, ठीक है। तो ये आ गया -88/3।
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 88/3, ये 30 माइनस 88/3 कितना आ गया 30 50 80 माइनस 58/3। सिमिलरली बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 88/3, ये कितना आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4 माइनस 43/3। एंड गामा की वैल्यू आ जाएगी 20 60 माइनस 88/3, ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा -28/3। अब क्या क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो बस -58 प्लस 43 कितना आ रहा है 50 40 90, तो -101, -101 एक ऑप्शन है। बीटा प्लस गामा, सो बीटा प्लस 3 टाइम्स बीटा प्लस गामा कितना आने वाला है 3 टाइम्स बीटा प्लस गामा, डेट वैल्यू इक्वल टू 43 प्लस 28, 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 2 6 1 7 -71। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस गामा 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस गामा कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस गामा -58 प्लस 28 कितना आ रहा है 8 8 16 6 हासिल 1 5 2 6 1 5 2 7 1 8 -86। बस ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन गलत सही हो रहे हैं क्या। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो अल्फ़ा प्लस गामा तो ऑलरेडी मुझे मालूम है -86, प्लस में बीटा खाली कर देंगे 43, तो समथिंग -6 3 9 8 4 12 129 आ गया -129, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे हिसाब से, खाली जिसको ये प्लेन निकालने आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एंड प्लेन निकालने के लिए तो मैंने तुम्हें मल्टीपल तरीका बता दिया, तो आज के बाद ये थ्योरी को रट्टा मार लो, ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आगे देखो, कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बहुत ही स्टैंडर्ड वाला पैराबोला गिवन है, ठीक है। लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, s एक पॉइंट है s जिसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 1,0, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट -2,1। अब ये -2,1 में डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो वो आएगा -1 पे, तो -2,1 कहीं इधर एक पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट बनेगा, ठीक है। ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p का वैल्यू -2,1, मीट द पैराबोला एट P1 एंड P2। लेट Q1 एंड Q2 बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन SP1 एंड SP2। SP1 पे Q1 है, SP2 पे Q2 है respectively, such that PQ1 is perpendicular to SP1, PQ1 is perpendicular to, क्या बोल रहा है, अच्छा PQ1 is this, PQ1 is perpendicular to SP1, मतलब ये परपेंडिकुलर है, एंड PQ2 is perpendicular to SP2, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। SQ1 सबका लेंथ पूछा है, मतलब सबके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। देखो S का कोऑर्डिनेट मालूम है मुझे, P का कोऑर्डिनेट मालूम है, P1 का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा, P2 का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा, देखो मल्टीपल वे है। P1 का कोऑर्डिनेट मैं 80² 280 मान लेता हूँ, A की वैल्यू तो 1 है, तो 80² 280 2t मान सकते हैं। तो अगर मैं P1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखूँ तो Ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80² होता है, एंड डेट टेंजेंट शुड पास थ्रू -2,1, तो -2,1 इज दिस। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया ना, t² -t -2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब t + 1 इंटू t -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t की 2 वैल्यू आएगी -1, 2, t की 2 वैल्यू आ गई, इससे मुझे पता चल गया P1 एंड P2। क्या बताओ P1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, t स्क्वायर, एक कोऑर्डिनेट आएगा 1, -2 एंड एक कोऑर्डिनेट आएगा
टी स्क्वायर डेट इज 4,4 है ना। टी स्क्वायर 2t कोऑर्डिनेट है ना, तो -1 डाला तो 1,-2 एंड देन 2 डाला तो 4,4, तो 1,-2 P2 होगा 1,-2 एंड 4,4 ये होगा P1 होगा, तो P1 भी पता चल गया 4,4। अच्छा, ये 1,-2 ये 1,0, इससे ये भी पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब Q2 का जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट कैलकुलेशन, PQ1 PQ1 Q2 Q1 Q2 पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। अब Q1 क्या है, तो Q1 बहुत सिंपल चीज़ है, कैलकुलेशन ही हो रहा है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। क्या मुझे SP1 का इक्वेशन मालूम है, बोलेंगे हाँ, इक्वेशन ऑफ SP1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 1,0 एंड 4,0 से पास होने वाला लाइन, तो y-0 इज इक्वल टू स्लोप इज 4-0/4-1 इंटू x-1, सो y विल इक्वल टू 4/3 इंटू x-1, तो 3y विल बी इक्वल टू 4x-4। सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया 4x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना होगा, बस -2,1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, लेट से अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस +2/4 इज इक्वल टू बीटा -1/-3 इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो खाली माइनस डाल दो, एंड -2 डेट इज -8 + 1 - 3 - 4 डिवाइड बाई a² + b², 16 + 9 25। ठीक है, तो अल्फ़ा +2/4 इज इक्वल टू बीटा -1/-3 इज इक्वल टू 8 3 11 11 4 15 -15 तो +15/25, 5 3 15 25 25 तो 3/5। तो अल्फ़ा +2/4 अगर 3/5 आया तो यहाँ से आई कैन से अल्फ़ा +2 की वैल्यू आ जाएगी 12/5, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/5 - 2, कितना आ गया 5 दूना 10, तो 2/5। सिमिलरली बीटा -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -9/5, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 9/5, 5 में से 1 गया 9 गया 4, तो -4/5। इससे मुझे क्या Q1 पता चल जाएगा, Q1 का कोऑर्डिनेट है 2/5, -4/5। अच्छा, Q1 का कोऑर्डिनेट पता चल गया। सिमिलरली Q2 का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। Q2 का कोऑर्डिनेट कैसे पता चल जाएगा, मुझे ये लाइन का इक्वेशन मालूम है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन अगर x इज इक्वल टू 1 है तो x - 1 इज इक्वल टू 0 पे मुझे अल्फ़ा बीटा से -2,5, तो अल्फ़ा +2/1 इज इक्वल टू बीटा -1/0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 - 1/a² + b², तो अल्फ़ा +2 इज इक्वल टू बीटा -1/0 इज इक्वल टू, ये -3 है तो +3, तो अल्फ़ा विल बी 1 एंड बीटा विल बी 1। तो भाई ये कोऑर्डिनेट तो आ गया 1,1, तो Q2 आ गया अपना 1,1। तो अब सारे पॉइंट आ चुके हैं, एक एक करके मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। S का कोऑर्डिनेट यू नो 1,0, Q1 का कोऑर्डिनेट यू नो, Q1 का कोऑर्डिनेट कितना आया है, Q1 का कोऑर्डिनेट इज 2,5 -4,5 2,5 -4,5। Q2 का कोऑर्डिनेट यू गॉट 1,1। ठीक है, एंड P का कोऑर्डिनेट वी ऑलरेडी नो -2,1। P1 P2 का भी कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है वैसे तो। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर 1,1 यहाँ कैसे एंड Q1 का कोऑर्डिनेट में नेगेटिव कैसे। तो यार ये तो मैंने डायग्राम बनाया ना कि P से S Q1 लाइन पे परपेंडिकुलर यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है P से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया इस पे वो यहाँ कहीं आया, एंड ये वाले लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो यहाँ कहीं आया, Q2 यहाँ आया Q1 यहाँ आया, ऐसा हो सकता है ना। मैंने तो एक टेंटेटिव डायग्राम बनाया था ताकि मुझे समझ में आ जाए कुछ, लेकिन ये यहाँ और ये यहाँ हो सकता था, है ना। तो बस तुम्हें फंडा मालूम होना चाहिए एंड ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर लेना।
ये जी दिख रहा है PQ1, तो PQ1 निकाल दे। अरे यार 2/5 4/5 कौन निकाले यार। SQ2 निकाल सकता हूँ मैं। 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 1 होना चाहिए। डी आंसर तो सही दिख रहा है डायरेक्टली, है ना। डी आंसर तो तुम्हें डायरेक्टली देख के टिक कर सकते हो। ठीक है, SQ1 निकाल सकते हैं यार, निकाल लेना। Q1 में भी वही आएगा। ठीक है, निकाल लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। क्वेश्चन देखने के बाद मज़ा आ गया था, एंड क्लिक भी कर गया था यार। लेट मॉडुलस ऑफ एम डेनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एम। एक फंक्शन डिफाइन किया है, जी थीटा इज रूट अंडर एफ थीटा -1 प्लस रूट अंडर एफ ऑफ पाई/2 माइनस थीटा -1। एफ ऑफ थीटा को ऐसे डिफाइन किया। अब ये दो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। ये डिटर्मिनेंट तो मैं कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट देख के बहुत लोग डरे होंगे, लेकिन जब डरोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ देखो वैल्यू, साइन पाई ये तो 0 लिखा है, कॉस पाई/2 ये भी 0 लिख दिया है, टेन पाई ये 0 होता है। यहाँ डायगनल में सारे 0 हैं। उसके बाद और चीज़ देखना शुरू करो, ये लॉग पाई/4 बेस ई एंड लॉग 4/पाई बेस ई, तो ये दोनों तो एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर ये ए है तो ये माइनस ए है। कॉट थीटा प्लस पाई/4 टेन थीटा माइनस पाई/4 ये भी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ये अल्फ़ा है तो ये माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली साइन थीटा -1/5/4 ये भी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर तुम्हें याद हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर जो होता है ना, वो 0 होता है डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो ऐसे ही फालतू का 0 था। जो बच्चा इसको कैलकुलेट करने बैठ गया होगा उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें आज के बाद क्या याद रखना है, ऑड ऑर्डर, ऑड। ये ऑलरेडी मैंने जेई एडवांस सॉल्व किया ना जब, तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑड ऑर्डर का उसका 0। मतलब खाली तुम्हें कैलकुलेट करना था ये वाला डिटर्मिनेंट, वो वाला डिटर्मिनेंट हो जाएगा कैलकुलेट 1/2 टाइम्स। जब 1 से ओपन किया तो ये रो कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन माइनस साइन थीटा से ओपन किया, माइनस साइन थीटा से ओपन किया तो ये कॉलम गया, ये बन गया माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन, ये तो 0 हो गया। फिर +1 से ओपन किया, +1 से जब ओपन किया तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर माइनस माइनस +1। ये आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1/2 साइन स्क्वायर +1 प्लस साइन स्क्वायर +1। ठीक है, तो ये बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा +1 आ गया एफ ऑफ थीटा। ठीक है, एफ ऑफ थीटा यूज किया, एफ ऑफ पाई/2 माइनस थीटा भी यूज किया, तो एफ ऑफ पाई/2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन पाई/2 कॉस स्क्वायर थीटा +1। तो एफ ऑफ थीटा -1 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंदर निकालेंगे तो जी ऑफ थीटा की वैल्यू आने वाली है मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, 0 इनपुट है तुम्हारा, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब जी थीटा तुम्हारे आने वाला है सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जी थीटा आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बोला पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी थीटा। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज निकालने सबको आता है यार, ये तो ट्रिगो का बहुत ही बेसिक फंडा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बिलोंग्स टू 1 से √2 इन द इंटरवल 0 से पाई/2। √/a² प्लस b² मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ना। ठीक है, और तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है कैसे किया मुझे सीखना है ना, मैं सीखने के लिए वीडियो देख रहा, देखो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, आगे आ जाएगा साइन पाई/4 प्लस थीटा। ठीक है, और साइन पाई/4 प्लस थीटा में जब देख लो 0 डालोगे तो ये √2 तो 1 हो जाएगा उस टाइम पे, एंड पाई/2 डालोगे तो पाई/2 डालोगे तो हो जाएगा उस टाइम पे, है ना। जब ये 1 होगा तो 1 मतलब पाई/4 डालोगे जब, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बोला है पी एक्स, तो पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो तो बहुत सिंपल है। फिर पी एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम लैम्डा टाइम्स x-1 इंटू x-√2। लैम्डा निकालने के लिए फिर से बोला है पी ऑफ 2 इज 2 - √2, पी ऑफ 2 इज 2 - √2 इज लैम्डा, पी ऑफ 2 - 1
इंटू 2 माइनस रूट 2। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पी एक्स बहुत सिंपल सा आ गया यार। पी एक्स तुम्हारे पास आ गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2। और बोला है पी ऑफ इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू, तो हमें मालूम है ये तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो बस ये 1 पॉइंट है, ये रूट 2 पॉइंट है। 1 से रूट 2 के बीच में जो भी इनपुट होगा वहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगा, रूट 2 से बड़े पे पॉजिटिव, 1 से छोटे पे बस पॉजिटिव। 3 प्लस रूट टू की वैल्यू 1.4, 3 प्लस 1 4 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है एंड रूट 2 से ऑब्वियस सी बात है छोटा है, तो इधर आएगा नेगेटिव। ए ऑप्शन सही हो गया। 1 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 3 9 9 18, रूट अंडर 18 आ गया, तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग में 1 ऐड किया तो 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग को 4 से डिवाइड किया 1, तो रूट 18, 3 रूट 2 का मतलब 3 इंटू 1.414, तो 4 1 से ही लेके चले, तो 3 1 जा 3, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 3, 4.23, तो 5.23, 5.23 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, है ना। तो 4 से मैं डिवाइड करूँगा, 4 एकम 4, 1 2 4 3 12, 1.3 समथिंग आएगा एंड ये रूट टू 1.4 समथिंग होता है, मतलब ये भी बीच में ही है, तो वहाँ नेगेटिव होना चाहिए, बोल दिया पॉजिटिव। ऐसे ही देख लो, अब कैलकुलेट करके तुम्हें देख लेना है। 5 रूट टू का मतलब 5 इंटू 1.41, तो 5 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 तो 7, 7.05, 7.05 में से 1 माइनस कर दो, 6.05 आएगा, 6.05 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 एकम 4 2 0 4 1.5 समथिंग आएगा, तो 1.5 समथिंग तो इधर हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव आना चाहिए। फिर 5 माइनस रूट 2, तो 5 में से 1.41 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो इस पर नेगेटिव आना चाहिए आई गेस। देख लेना एक बार ये वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल करेक्ट टाइप खत्म हो जाता है एंड आई होप तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सब कुछ। अगर तुम्हें समझ में आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है कि यहाँ इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है एंड बहुत सारे फालतू वालतू जगह देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बताया जा रहा है, उससे अच्छा है कि यहाँ पे वो आके देखे एंड कुछ ना कुछ सीखे एंड सीखोगे एंड तुम जाके कमेंट सेक्शन में देखना, तुम्हें पता चल जाएगा बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए एंड उनका सिलेक्शन हुआ है जेईई में एंड वो मचा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।